मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी की कला और कथक परंपरा के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर विधि नागर जी। महोदया प्रणाम। प्रणाम। महोदया मेरा आपसे पहला प्रश्न रहेगा कि काशी में कला और कथक का विकास किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हुआ? आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। काशी जैसा कि कहा जाता है कि शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है, बहुत प्राचीन अर्वाचीन, न जाने कब से बसी है और हमेशा रहेगी जी। इसका जब विकास हुआ तो यहाँ पर सारी चीजें, कहते हैं सारे देवता यहाँ वास करते हैं, हर देवता के पास अपना एक इंस्ट्रूमेंट है। किसी के पास डमरू है, किसी के पास मृदंग है, किसी के पास वीणा है। जब सारे देवी देवता यहाँ आए तो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर आए, वाद्यों को लेकर आए। अब वाद्य अकेले नहीं चलते हैं, वाद्यों के साथ गान भी होता है और नर्तन भी होता है। तो ये सारी चीजें काशी जब बसी तब उसके साथ ही उसके प्राण स्वरूप में ही गायन, वादन, नर्तन, नाट्य, इन सब का प्रादुर्भाव हुआ और ये सारी चीजें जन्मी। तो काशी तो एक ऐसी नगरी है जहाँ पे इन सभी कलाओं का विकास हुआ, भरपूर हुआ और आज तक सारी चीजें चल रही हैं। और कितनी आनंददायक बात है कि कितने भारत रत्न यहीं के हैं, कितने पद्म विभूषण यहाँ से हैं, कितनी पद्मश्री हैं। तो ये तो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है इस नगरी को और कलाकारों को। और कलाकार और कला ईश्वर के सबसे निकट है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। और सिर्फ कहा ही नहीं जाता है बल्कि ये सत्य भी है, उसका प्रमाण है ये काशी। महोदया आपसे बात हो और कथक की बात ना हो तो कथक की शैली में काशी का क्या योगदान रहा है? आप इस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल, लेकिन इस पर कथक के बारे में जो बनारस का योगदान है उसको बोलने से पहले मैं थोड़ा सा कथक की और दूसरी चीजों पर भी बोलूंगी, जिससे ये स्पष्ट हो दर्शकों को भी और आपको भी कि बनारस का कितना योगदान है कथक के लिए। बनारस सांगीतिक नगरी के रूप में विश्व विख्यात है। शुरू से यहाँ गायन और वादन की परंपरा रही, जो प्राचीन काल से है। नृत्य की परंपरा नहीं थी। किसी भी रूप में आप नाचने लग जाइए, मगन हो जाइए, भाव विभोर होकर के कूदते हैं। देखिए आप सत्संग में देखिए बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स भी, जो युवा पीढ़ी है, वो भी उठ के नाचने लगती है। भावातिरेक हो जाना, आनंद की चरम सीमा ही नृत्य है। हम लोग ने यही पढ़ा है और हमने ये महसूस भी किया है। नृत्य करते समय, कार्यक्रम करते समय बहुत बार हम उसमें इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि दर्शक नहीं समझ पाते, पर हम उसका आस्वादन कर सकते हैं और हमारे जरिए दर्शक भी आस्वादन करते हैं उस आनंद का, अतिरेक का। तो यहाँ पर हमेशा गायन और वादन की नगरी रही है। तरह तरह के वाद्य, चाहे तबला हो, चाहे पखावज हो, चाहे बांसुरी हो, सितार, सरोद, जल तरंग, सभी प्रकार के वाद्यों के यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए, खूब कलाकार हुए। और गायन तो यहाँ हमेशा से बराबर बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई हो, चाहे राजन साजन मिश्रा जी के गाना हो और उनके पहले की पीढ़ियां भी। लेकिन नृत्य की शुरुआत जो हुई वो हुई जानकी प्रसाद जी, और दूसरा कहा जाता है कि आचार्य सुखदेव महाराज जी। इसमें भी मतलब दो दल हुए यहाँ, अगर कथक की बात कर रहे हैं। इसके पहले एक चीज और बताना चाहूंगी कि कथक के दो घराने प्रमुख रहे, लखनऊ घराना और जयपुर घराना। बनारस घराना बहुत बाद में शुरू हुआ। इसके पहले लखनऊ और जयपुर एस्टैब्लिश था। कथिक परंपरा से जो लोग आते हैं, जो गायन वादन नृत्य करते हैं, वो लखनऊ में जाकर बसे नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में। और उसके पहले भी वाजिद अली शाह तो बहुत बाद में आए, तो आसिफुद्दौला थे उसके पहले, और उसके पहले और जो भी नवाब रहे, तो वो वहां जाके बसे। उन्होंने वहां की जो आबो हवा थी उसके हिसाब से और नवाब के फरमाइशों के हिसाब से जो नृत्य किया, वो लखनऊ घराने के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और जयपुर में, राजस्थान में चुरू गांव है, एक है चुरू गांव, बीकानेर रियासत के पास ही है चुरू। तो वहां पे कथिक परिवारों के लिए कहा जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में कथिक परिवार रहते थे। और आपको मैं बताना चाहूंगी और दर्शकों को भी कि मैंने कथक नृत्य में डिलीट किया है। एकमात्र अभी तक मैं ही हूँ पूरे भारत में जिसने डिलीट किया है। मेरा विषय यही था
कि कथित परिवारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो ये करते समय मैंने ऐसा पाया, और पाया क्या प्रमाण है, क्योंकि बिना प्रमाण के तो हम शोध कार्य को अधूरा ही मानते हैं। तो ये प्रमाण मिले कि जो लखनऊ में भी लोग आए कथित परिवारों के, वो जयपुर से ही आए थे, वो कहीं और से नहीं आ गए थे। और बहुत कहा जाता है, मैं बचपन में सुनती रही और ये था भी, जैसे अपने पंडित बिरजू महाराज जी रहे, तो उनका जो परिवार का कहते हैं कि इलाहाबाद के पास हंडिया तहसील है, हंडिया, उसमें किचकिला गांव है, वहां के कथित परिवार आकर के बसे, 100 कथित परिवार, और फिर वहां से बनारस, और बनारस से लखनऊ। लेकिन वो परिवार भी जो उसके मूल में अगर हम लोग जाएं तो वो जयपुर से ही थे, उधर से, सॉरी, चुरू और राजस्थान के कथित परिवार थे। तो वो आकर के इधर हंडिया बसे, फिर हंडिया से जब उनको नवाब, लखनऊ की रियासत, ये करीब 1600 ईस्वी की बात है, तब वहां जब नवाबों ने शासन किया, दिल्ली से आकर के यहाँ पर भी उन्होंने अवध प्रांत में पूरा अपना फैलाया सब, तब उनके दरबारी नर्तक ये लोग बने जा करके। और ऐसे ही जानकी प्रसाद जी के लिए कहा जाता है कि वो आए राजस्थान से और वो बनारस आकर के बसे। जब बनारस आके बसे तो धीरे धीरे फिर यहाँ पर उन्होंने गायन वादन तो था ही, यहाँ पर बहुत नृत्य की परंपरा हुई। ऐसे आचार्य सुखदेव महाराज जी के लिए कहा जाता है कि जो उनके पिता थे रामदास मिश्रा जी, पंडित रामदास मिश्रा जी, वो संस्कृत स्कॉलर थे और वो गाना भी गाते थे और सारंगी भी बजाते थे। तो इस प्रकार से इनके परिवार में, सुखदेव महाराज जी के परिवार में इस तरह से नृत्य आया। अच्छा, इसके पीछे बड़ी रोचक तथ्य हैं कुछ। देखिए, गायन और वादन चल रहा है बनारस में, जो और लोग आए, फिष्ट पालन एक बहुत बड़ी समस्या होती है सबके लिए, आज आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। तो उस जमाने में, हाँ, उस जमाने में वो और क्या करते, जिनको गाना आता है, जिनको बजाना आता है, तो वो वही कार्य करेंगे, हर जना अपना ही कार्य करेगा। और कथित परिवारों में भी पीढ़ी दर पीढ़ी यही कार्य होता आता था, वो कुछ और नहीं करते थे। तब ये नहीं था कि MBBS पढ़ लो और डिग्री ले लो। आज तो उनके बच्चे IT सेक्टर में भी पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, अलग अलग व्यवसायों में भी है, बल्कि अपने कार्य को छोड़कर अलग व्यवसायों में है, नृत्य नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से गायन वादन तो चल ही रहा था। अब देखिए, सुखदेव महाराज जी के 5 बच्चे हुए, अलकनंदा, तारा, सितारा। सितारा वही नाम है जिनको कि पंडित इन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कथक साम्राज्ञी का खिताब दिया था, वही है ये सितारा। तो जो सुखदेव महाराज जी के बच्चे हुए 5, अलकनंदा, तारा, सितारा, पांडे महाराज और चौबे महाराज, तो ये 5 बच्चे हुए। तो उसमें से 3 लड़कियों ने नृत्य सीखा और बाकी दोनों ने तबला सीखा। होता ये था कि तब बच्चे ज्यादा होते थे, 7-8 बच्चे, 10 बच्चे। अब जो गायक हैं, गायक के अगर 9 बच्चे, 7 बच्चे सभी गाना सीखेंगे तो आपस में ही उनकी होड़ रहेगी। तो वो लोग ये करते थे, किसी को गाना सिखाया जो गाने में अच्छा है, किसी को तबला बताया, तबले में जो अच्छा है, किसी ने पखावज ली, किसी ने सारंगी ली। अब अपने पंडित राजन साजन मिश्र जी के जो पिताजी थे, वो सारंगी के बहुत बड़े उस्ताद हुए, गुरु हुए, तो वो किसी को सारंगी सिखाई, किसी को बांसुरी सिखाई। इस तरह से वो अपने बच्चों में इस परंपरा को बांट देते थे। इसी प्रकार सुखदेव महाराज जी ने नृत्य की एक तरह से शुरुआत हुई। जो बनारस में शुरुआत हुई वो यहाँ से हुई। ये बहुत पुरानी शुरुआत नहीं है बनारस में नृत्य की, ये अभी की ही है, हाल ही की है, बहुत अधिक नहीं। आप मान लीजिए 150-200 साल की परंपरा। सितारा देवी जी अभी होती तो उनकी अभी शताब्दी वर्ष हुआ, और उनके पिताजी तो 150 साल, 250 साल जैसी परंपरा हमें देखने को मिलती है। और पीढ़ियां अगर हम गिने तो सुखदेव महाराज जी, उसके बाद सितारा देवी जी, फिर ये विशाल, एक तरह से कहें विशाल कृष्ण जो बनारस में, चौथी पीढ़ी होगी या 5वीं पीढ़ी हो सकती है। पर मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो सुखदेव महाराज जी, फिर अपनी ये सितारा दीदी, और फिर उसके बाद मोहन कृष्ण जी भी उन्हीं के परिवार से हैं, और फिर विशाल। तो ये चौथी पीढ़ी हुई जितना मुझे लगता है। ये लोग तो कभी कभी पता नहीं कौन सी 11वीं पीढ़ी भी कह देते हैं। तो देखिए 11वीं पीढ़ी क्या, अब हम अगर अपना वंशावली देखेंगे तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां हमारे पुरखे रहे होंगे। लेकिन अगर नृत्य की परंपरा की बात कर रही हूँ मैं, पीढ़ियां तो सभी की चली आती है, लेकिन नृत्य परंपरा में ये चौथी पीढ़ी है। तो बस 150 साल 200 साल जैसा मान लीजिए। और
पांडे महाराज, चौबे महाराज बहुत अच्छा तबला वादन करते थे, लेकिन इन तीनों को उन्होंने अपनी पुत्रियों को नृत्य सिखाया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जी। क्योंकि इसके पहले ये बहुत मुख्य बात है, दर्शक भी इसको जरूर ध्यान देंगे और उनको अच्छा भी लगेगा ये जान करके कि इसके पहले कथक जो परंपरा थी वो सिर्फ पुरुषों के द्वारा की जाती थी, महिलाएं उसमें नहीं थी, बहुत कम रेयर केस थी। लेकिन हमको ये वो समय है जब सितारा देवी जी नृत्य कर रही हैं, उसी समय लीला शोखे जिनको मैडम मेनका कहा जाता है वो भी उसी समकालीन है, वो उस समय नृत्य कर रही हैं, इधर सितारा देवी कर रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात है, पहले से लेकर के और वही दौरान फिर स्वतंत्रता के बाद तो एक अलग ही सांस्कृतिक धरोहर और फैली क्योंकि पहले से चली आ रही थी ये सारी चीजें। तो इस प्रकार से यहाँ पर नृत्य की शुरुआत हुई। और मुझे कभी कभी ऐसे लगता है अपने शोध कार्य के दौरान जो मैंने पाया, ये बिल्कुल मेरे निजी मत है, इसको मैं कोई प्रमाण नहीं दे पाऊंगी, पर मैंने जब पढ़ा, चीजों को समझा, तो मुझे लगा कि एक ही घर में देखिए गायन वादन नृत्य चल रहा है। हम लोग तो नॉन ट्रेडिशनल फैमिली से हैं, हम लोग के घर में नृत्य परंपरा में तो था नहीं, हम लोग ने सीखा और फिर उसको आगे बढ़ाया अपने गुरुओं से सीख के उस परंपरा को। तो जैसे अपने ही घर में सुबह उठे और कितना अच्छा वातावरण है, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, हाँ भाई चलो तुम इस पे नृत्य करो, तो बस वो उठ गए। और किसी किसी में अगर ये इच्छा बलवती रही कि नहीं मैं तो हाथ पैर चलाऊंगा और नृत्य करूंगा, तो इस प्रकार से नर्तक बने बनारस घराने में। और बनारस घराने के नृत्य की शैली की अगर मैं बात करूं तो वो लखनऊ और जयपुर से बिल्कुल सर्वथा अलग है। लखनऊ घराने में जो नजाकत है, आबो हवा वहां की थी, वहां नवाबी परिवेश था, तो वहां के नृत्य में भी वो चीजें दिखती हैं। छोटी छोटी चीजों को उठाना करना, गजलों पर नृत्य करना, ठुमरियों पर नृत्य करना, टुकड़े बहुत बड़े बड़े नहीं, जो हम लोगों में टेक्निकल पोर्शंस किया जाता है, वो छोटे टुकड़े, जैसे उसको कहते थे फुलझड़ी के समान जी। इस तरह की चीजें जो बस आए और चली जाएं और मनरंजकता दे जाएं, जो नवाबों को पसंद था उस तरह से। और लेकिन भाव बहुत प्रधान रहा। अच्छा, अब बात करें अगर जयपुर की, तो जयपुर में जो माहौल था भाई लड़ाई का, वीर योद्धाओं, और आपस में हमेशा वो राजा उधर लड़ते रहते थे। इधर नवाबों की लड़ाइयां नहीं होती थी, ये अपने राग रंग में मस्त रहते थे। लेकिन जयपुर में और राजस्थान में देखें तो जयपुर घराने का जो कथक है उसमें तेजी तैयारी बहुत है, उसमें लमछड़ पड़ने कहने की। वहां के जो राजा थे वो छोटी मोटी चीज से खुश नहीं होते थे, उनको था भाई कुछ ऐसा दिखाओ, ऐसी फरमाइश करते थे वो कि दो मुही परन दिखाओ, एक हत्ती परन दिखाओ, फरमाइशी दिखाओ, नवक्का दिखाओ, तरह तरह की चीजें ये कथक में करने का रिवाज है। पखावज परन दिखाओ, तो बड़े बड़ी परने करने का वहां का रिवाज रहा। वहां हमारे नृत्य में, गायन वादन संगीत में लय जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। तो जो राजस्थान में जयपुर घराने के नर्तक थे वो जब नृत्य करते थे तो वो अति विलंबित लय से शुरू करते थे। देखिए राजा के यहाँ जाते ही, जैसे आजकल टीवी आप खोलेंगे और अगर कथक चल रहा है तो उनको 5 मिनट का कथक करना है तो वो 5 मिनट में जो फड़ करना शुरू करते हैं, यानी फास्ट मूवमेंट्स करते हैं। पहले राजाओं के समय में ये चीजें नहीं थी, स्लो मूवमेंट्स थे, धैर्य था, लोग रात रात भर देखते थे, इत्मीनान था। जैसे अपने यहाँ बनारस की परंपरा में देखिए संकट मोचन में कार्यक्रम होता है, ध्रुपद मेले में कार्यक्रम होता है, लोग रात भर बैठ के सुनते हैं, यानी उतना पेशेंस है कि वो बैठेंगे और रात भर में अगर 5 आर्टिस्ट हैं तो वो 5 आर्टिस्ट को सुनेंगे। तो उस जमाने में तो एक ही आर्टिस्ट को सुना जाता था, इसी तरह का रिवाज था। तो इस तरह से धीरे धीरे जो परंपराएं बढ़ी, तो लखनऊ का अलग स्वरूप था, जयपुर का अलग था, बनारस का स्वरूप अलग था। जब भी अपने उसमें आया, जैसे मैंने बताया, ये भी आपको इसका पूरा इतिहास बताया कि ये किस प्रकार से नृत्य परंपरा यहाँ शुरू हुई बनारस में। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि इन्हें भी अलग दिखना था। घराने क्यों बने इसको भी जानना जरूरी है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि घराना एक तो नाम से बना, किसी गुरु के नाम से, जैसे नाना पान से घराना, कुदऊ सिंह घराना, या शहरों के नाम पे बना, जैसे अजराड़ा घराना तबले का बहुत फेमस है,
लखनऊ घराना, जयपुर घराना, दिल्ली घराना, दिल्ली घराना तबले का है, बनारस घराना तबले का है, अजराड़ा मेरठ के पास एक जगह है तो वहां का घराना है। तो या तो शहरों के नाम पर बने या गुरुओं के नाम पे, व्यक्ति के नाम पर बने। तो बनारस में सुखदेव महाराज जी भी बनारस में ही थे तो बनारस घराना कहलाता। तो इन्होंने सोचा कि लखनऊ जयपुर से हट के हम कुछ अलग करते हैं, और ये एक ह्यूमन नेचर है कि भाई ये तो सभी लोग कर रहे हैं, लो हम कुछ अलग हटके करें, तभी वो जनता आपको पसंद भी करती है, आपके दर्शक वृंद जो है वो आपको पसंद की, अरे वाह इन्होंने क्या तान लगाई, वाह इनकी क्या लयकारी है, या क्या अलग अलग सबके अपनी खूबियां हैं। तो बनारस घराने में जो खूबियां बनी वो पहली तो ये बनी कि पैरों से जो तत्कार अभी तक होती आई थी, ताते ती तत, ये हमारे मूल मंत्र हैं कथक के, ता थे तत। इसी से पैरों का काम आपने देखा होगा अगर कथक, तो उसके अंदर पैर खूब चलाते हैं तेजी तेजी, और जो दर्शकों को बहुत पसंद आते हैं, काफी तालियां भी बजती हैं उस पे। तो जो हमारी ट्रेनिंग भी जब होती है तो सबसे पहले पैर से शुरू होती है, तत्कार सिखाई जाती है, फिर धीरे धीरे हस्तक हाथ चलाने सिखाए जाते हैं, फिर उनको कंबाइन करके बंदिशें बनती है, छोटे छोटे टुकड़े, परन, परमेलू, तिहाइयां एक्सेट्रा। तो इन्होंने सोचा कि हम कुछ अलग करें तभी हमारी भी भाई वाहवाही होगी, नहीं तो कैसे होगी। तो इन लोगों ने पैर से तिगदा दिग तत्कार बनाई, ताते थे तो चली रही थी, तो तिगदा दिग में इन्होंने 6 पैर लगाए, तिगदा दिग, और उसको खूब तेज चलन किया। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो मेल फिजिक है वो अलग है, फीमेल फिजिक अलग है। तो जो पुरुषों के पास जो ताकत होती है वो महिलाओं के पास नहीं होती है। जो सौंदर्य महिलाओं के पास होता है नृत्य में वो पुरुषों के पास नहीं होता है। तो तांडव और लास्य वाली बात आ जाती है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये पौरुष प्रधान नृत्य है, पुरुषों का नृत्य है कथक। तो जब वो नृत्य करने लगे तो वो उनके पास दम था, तो खूब तेज पैर चलाना शुरू किया। हाँ, हस्तकों में बहुत सौंदर्य देखने को बनारस घराने के जो पुराने कलाकार हैं नहीं मिलता। हाँ, अब के कलाकार तो चीजों को हर चीज हर एक से ले रहे हैं, जयपुर वाले लखनऊ से, लखनऊ वाले बनारस से, बनारस वाले लखनऊ से। तो अब तो आपस में क्या है, सौंदर्य और खूबसूरती और तेजी सब कथक के सारे ही अहम पहलू बन गए हैं। लेकिन एक समय था जब उनकी अलग चीज दिखती थी कि अरे ये तो बनारस से आए तो दिखेंगे कि वो बनारस से आए, ये चीजें वो अपनी खूबियां रखते थे। तो वो पैर से बहुत तेज तेज करते थे, और उन लोगों ने बड़े बड़े कवित्व बनाए, भगवान के, शिव के, दुर्गा के, काली के, तरह तरह के। एक हम लोग कवित्व करते हैं जिसको कि मैंने भी सीखा। कैसे सीखा, जबकि मैं लखनऊ में पली बढ़ी और मैंने लखनऊ जयपुर का नृत्य सीखा भातखंडे में अपने गुरु से। उन्होंने अपने 2 गुरुओं से लखनऊ जयपुर दोनों सीखा था। तो हम लोगों को उन्होंने सिखाई। एक मैं पढ़ रही हूँ, ये मिश्र जाति में है, 7 का छंद चलता है इसमें। धागे न धागे तिट तागे न तागे तिट, धागे न धागे तिट तागे न तागे, धागे न धागे तिट तागे न तागे तिट, धागे न धागे तिट तागे न। अब इसके अंदर जब सितारा देवी जी करती थी तो वो इसमें पहले दिखाती थी कि देवी आ रही है, उनके हाथ में खड़ग है, उनके हाथ में खप्पर है, शेर के ऊपर सवार होकर के वो आ रही है। तो बड़ा तेज तेज चक्कर लेती थी। अब पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको मिलेगा भी। धागे न धागे तिट तागे न तागे तिट, धागे न धागे तिट धा, जय दुर्ग दुर्गति नाशनी, धल धल असुर धल धल मलित, शुम्न शुम्बन बाण मार पछार डारत तनक में धा भुवन त्रिभु, जय तु जय 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 तु जय 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 तु जय, सकल निर्भय गार गावत ताल दई 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 मृदंगन टंक जिंगन, तनक दिन तनक दिन तनक दिन घेन तदा घेन दा तदा राधा तदा राधा तदा रा तान ता 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 तदा राधा तदा रा तदा रा तान ता 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 तदा राधा तदा राधा तदा राधा। इसमें बढ़त भी करते हैं। अब ये आर्टिस्ट की अपनी उपज है। कई आर्टिस्टों को मैंने देखा इसी बंदिश में उन्होंने पहले 5-7 आवर्तन धागे न धागे तिट से पूरा माहौल बनाया कि देवी है, देवी प्रकट हुई। इवन मैं भी अपनी कोरियोग्राफी में इसमें करती हूँ कि पहले अत्याचार हुआ, भाई जगह जगह त्राही माम, फिर ईश्वर से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा ठीक है, देवी फिर प्रकट हुई और फिर उन्होंने सबका नाश किया। तनिक में इसमें देखिए कितने सुंदर बोले कि दाह भुवन त्रिभुवन, उन्होंने सबका
राक्षसों का शुम्भ शुम्भन का संहार किया, तनिक में कर दिया, उनके लिए कितनी मामूली बात थी। और इसको फिर कई आर्टिस्ट जो है वो पूरे कवित्व के बाद फिर उसको तधा में तलवार से खूब मारते हैं, पीटते हैं, भाले से मारते हैं, तीर चलाते हैं। मतलब ये अब अपना आइडिया है, अपनी उपज है, अपनी सोच है कि हम किस तरह से करें कि हमारा जो दर्शक है वो हाथ जोड़ने को मजबूर हो जाए, फील करने को मजबूर हो जाए और उसे लगे कि साक्षात फील करवाया, साक्षात दुर्गा जैसे प्रकट हो गई हो। अच्छा, और बनारस में तो देखिए मंदिर मंदिर में नृत्य होता रहा है। हम लोग का सौभाग्य है, ये मेरा भी बहुत, कि दुर्गा माँ के मंदिर में मुझे भी कई बार नृत्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब ऐसे स्थानों पर जहाँ पे पता नहीं, वो तो शक्तिपीठ है, कुष्मांडा माँ का स्थान है, ये शक्तिपीठ है, बरसों से यहाँ पर नृत्य होता आया है, कितने बड़े बड़े गुरुओं ने हाजिरी लगाई होगी, गायन किया होगा। तो हम लोग तो कल्पना मात्र से, और बल्कि यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शायद इसीलिए नृत्य सीखा कि हम आज यहाँ पे नृत्य सेवा कर पा रहे हैं। तो इस तरह की जो माहौल था यहाँ बनारस का, उसको आत्मसात किया यहाँ के कलाकारों ने, और बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े कवित्व, जैसे काली कवित्व भी बहुत सुंदर है, तो उसके साथ फिर परन जोड़ देते थे, यानी तबले और पखावज के बोलों को जोड़ देते थे। अच्छा, अब आप ये भी समझिए इस बात को कि जैसे मैंने बताया यहाँ गान और वादन की परंपरा ज्यादा रही, नृत्य तो बाद में आया। तो जब तबले पर एक भाई बजा रहा है, एक भाई नृत्य कर रहा है, तो क्या होगा, उसने एक कोई परन उठा ली सम से कि धगे न धागे तिट, धगे न धागे तिट, धगे न धागे तिट, कोई भी परन उठा ली, तो वो उसको अगर बजाने लगा तो नृत्य वाला भी छोड़ेगा नहीं भाई, उसमें भी हुनर है, उसमें भी कला है, तो वो उसको नृत्य में लपेट के साथ बजाए, नृत्य करेगा और पैर के साथ पूरे बोल काटते हुए सम पर आएगा। तो ये एक बनारस का माहौल भी रहा है कि बड़ा लड़ंत भिड़ंत वाला, कि आओ अब आज देखे तुम क्या गाओगे, अच्छा तो तुम क्या बजाओगे, या मैं ये गा रहा हूं तो अब करो हमारे साथ संगत। तो ये सारी चीजें बनारस का एक माहौल है बनारस में, जो आज भी है। और हम लोग लखनऊ में सुना ही करते थे, लेकिन फिर जब यहाँ बनारस आ गए तब फिर देखा भी, और बड़ा आनंददायक भी। कथक में एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, खुला नाच। ये क्या है? हाँ, खुला नाच का अर्थ है कि कोई भी तबले वाला बैठा हो जिसको हम ना जानते हो, कोई भी गाने वाला बैठा हो जिसको हम ना जानते हो, जिसके साथ हमारी सेटिंग ना हो कि हम क्या करने वाले हैं आज नृत्य में, इसको कहते हैं खुला नाच। तो जैसे कोई भी कहीं से, मान लीजिए मुंबई से कोई तबला वाला आ गया और गायक बनारस के हो गए और नृत्य करने वाला लखनऊ का हो गया, तो पहले जमाने में खुला नाच हुआ करता था। तब माना जाता था, सर्टिफिकेशन, जैसे अब आजकल डिग्रियां मिलती हैं, आज की डिग्री और उस समय के जो सर्टिफिकेशंस होते थे गुरु के, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर था। सब गुरु लोग बैठते थे और वो देखते थे कि नए और अच्छा, अब किस अपने अपने अच्छे शिष्यों को भी गुरु उतारते थे कि अब आज हमारा चेला करेगा, कल किसी और का चेला करेगा, जयपुर वालों का तो कभी लखनऊ वालों का। तो सारे गुरु बैठकर देखते थे और फिर ये होता था कि वाह, मतलब अच्छी, तो अच्छा गुरु को भी अच्छा लगता था कि हमारी तैयारी जो है वो दूसरे लोग सराह रहे। यही समय भी होता था, तब मोबाइल तो थे नहीं, ना ही इस तरह की चीजें थी, तो यही एक समय होता था जब बंदिशों का आदान प्रदान भी होता था। जैसे कोई गुरु आए जयपुर से, उन्होंने लखनऊ की कोई बंदिश सुनी, उनको पसंद आ गए, वो बोल अच्छे लग गए। मान लीजिए बोल है धान धान दगत दगत दिग 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 नग 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 तिटकतान तिटकतान, इसकी बहुत सारी बंदिशें हैं। तो यही बोल है। अब कोई जयपुर वाला आया जिसने ये नहीं किए, मान लीजिए बोल, और उन्होंने उसको सुना तो उसने ले लिया। अब उसमें वो अपनी बंदिश भी लगा देगा, अपना इनोवेशन, अपनी उपज उन बोलों के साथ जोड़ते हुए प्रस्तुत करना। तो इस तरह के आदान प्रदान भी तब होते थे, सर्टिफिकेशन भी मिलता था कि हाँ भाई ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। फिर उसको जगह जगह बुलाया जाता था कि कोई म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हो रही है तो अरे भाई उन गुरु को बोलो कि वो अपने बच्चों को लेके आए। तो ये सारी चीजें मैं सन भी बताना चाहूंगी, 1912 से ये सारी चीजें, 10 से जो सबसे पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी, लुधियाना में भी हुई, अमृतसर में हुई, इलाहाबाद में हुई, दिल्ली में हुई। ये 4-5 कॉन्फ्रेंसेस का नाम हम लोग हमेशा लेते हैं अपने इतिहास को पढ़ते हुए, कि उसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों को बराबर से स्थान मिला। और ये समय था जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। आप कल्पना करिए, जो आपका पहला प्रश्न था सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर, सोचिए हमारी सांस्कृतिक धरोहर की जड़ें कितनी मजबूत है, कि कितना युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारे जो सांस्कृतिक कलाकार हैं,
जो कलाकार हैं वो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। उनका भी तो युद्ध था, उनका योगदान था, कोई छोटा मोटा योगदान नहीं था, ये बहुत बड़ा योगदान था। आज हम यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक कक्ष में बैठ करके जब नृत्य पर बात कर पा रहे हैं तो इसके पीछे इन कलाकारों के कितने बड़े योगदान हैं। मैं तो जब भी याद करती हूँ मेरे रोए खड़े हो जाते हैं और मैं बहुत हृदय से नमन करती हूँ उन सब गुरुओं को। जैसे मैंने सितारा देवी जी के लिए बात की थी और हम लोग बात कर रहे थे कि उस समय महिलाएं आ रही थी, इसके पहले पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता था। तो हम लोग बात कर रहे थे महिला कलाकारों की और ये बताते हुए मेरे सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कितनी बार कि कितना कष्ट सहा होगा। तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, महिलाओं का बहुत योगदान है कि पुरुष प्रधान नृत्य था, पुरुष ही गुरु थे, उन्हीं पुरुष गुरुओं से ही इन महिलाओं ने सीखा। और सोचिए कि सुखदेव महाराज जी की बेटी थी सितारा देवी, तारा देवी और अलकनंदा जी, इन तीनों ने नृत्य सीखा। और क्या समय रहा होगा, क्योंकि उस समय अपनी बेटियों को नृत्य सिखाने के लिए उनको जाति से बाहर कर दिया गया था। जैसे फतवे जारी हो जाते हैं ना पहले जमाने में कि किसी को बहुत खराब काम कर रहा है तो जाति से बाहर कर दो। तो महिलाओं का इतना निषेध था नृत्य सीखना कि उनको क्या सहना पड़ा होगा। सोचिए उनके पिता को और इन तीनों बच्चियों को, मतलब तो बच्ची थी उस समय, छोटे बच्चे, और उनमें कितना नृत्य और कितना जोश था कि हमें नृत्य करना है और उनको न करने दिया जाए। उन्हीं के जो पूरे मिश्र कथित परिवारों के लोग जितने यहाँ थे उन सब ने जाति बाहर कर दिया। उनको नेपाल जान के शरण लेनी पड़ी। नेपाल दरबार में वो गए और वहां पर फिर पालन पोषण हुआ। फिर यहाँ वाजिद अली शाह के दरबार में भी वो आए। तो इस तरह से इन लोग, ये तीन लोगों ने नृत्य सीखा और फिर बाद में बनारस के लोगों ने भी उनको स्वीकार किया, लेकिन बहुत बाद में। अपने को बड़ा उनको हर बार अपना प्रमाण देना पड़ा कि हम अच्छा करते हैं। और फिर आपको जानकारी मैं ये भी बता दूं कि सितारा देवी जी फिर मुंबई की ओर चली गई और उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने नृत्य भी, कथक भी करती रही और फिल्मों में नृत्य भी किया। वो जो कथक करती थी वो अपना तरह का, क्योंकि लखनऊ का और जयपुर का कथक गूढ़ कथक के हिसाब से था, लेकिन जब फिल्मों में आ जाएगी चीज तो थोड़ी सी फर्क हो जाएगी, जो आज भी हम लोग को दिखता है। लाख वही ठुमरी हम लोग करे, मोहे छेड़ छेड़ गरबा लगाए, लेकिन जो माधुरी दीक्षित ने किया है मोहे छेड़ छेड़ गरबा लगाए, तो उसमें वो बॉलीवुड तो आ ही जाता है। हम लोग जो करते हैं वो अलग, थोड़ा फर्क है बिल्कुल। मतलब आप देखेंगे अगर दोनों को तो आपको लगेगा फर्क है। वो एक ऐसी जनता के लिए होता है जो सिर्फ नृत्य को मनोरंजन की दृष्टि से देखती है, लेकिन हम लोग जब करते हैं तो मनोरंजन की दृष्टि से नहीं होता है। उसमें नृत्य की बारीकियां होती हैं या जो नाट्यशास्त्र के अनुसार जो चीजें होती हैं उसका उसमें आपको बहुत सुंदर भली भांति चित्रण मिलेगा। अच्छा, फिर ये मुंबई आ गई। मुंबई आकर के गोपी कृष्ण जी, जो कि वो भी बनारस घराने के, इन्हीं के घर के थे, सितारा देवी जी के घर के, जो अभी विशाल कर रहे हैं, विशाल के ताऊ जी थे गोपी कृष्ण जी, और उनके पिताजी मोहन कृष्ण जी, ये लोग भी सब भाई सब नृत्य करते रहे, इसी लाइन में आगे बढ़े और तरह तरह के चीजें बनारस घराने ने विशेषताओं को लिया। उसमें मैं गोपी कृष्ण जी का नाम लूंगी और बताना चाहूंगी कि एक्रोबैट्स, जैसे उछलना कूदना, जैसे कोई बंदिश की तत्तथे, अब वो सम करते हुए फिसल जाना, दर्शकों की ओर तक ऐसे घुटनों के बल स्लिप करना, ये सारी चीजें गोपी कृष्ण जी के समय से शुरू हुई और उन्होंने उसको उसमें इनकॉर्पोरेट किया नृत्य के साथ। फिर थाली पर नृत्य करना, थाली, हाँ, कांसे की थाली के ऊपर विशाल कृष्ण को भी अगर आप देखें, या और भी लोग हैं, मैं उनके भी नाम लूंगी, जैसे केया चंदा है कोलकाता की, वो भी करती हैं बहुत सुंदर। और सुनैना हजारी लाल जी बहुत विदुषी हैं बनारस घराने के, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं उनका नाम तो जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जब पहली बार मैं जब नृत्य सीखती थी, तब आज से बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं, 35 साल पुरानी बात कर रही हूँ कम से कम, तो मैंने बनारस घराने सितारा देवी जी का तो डांस देखा ही था हम लोगों ने, और जब सुनैना हजारी लाल जी का देखा नृत्य तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि जो फुटवर्क था बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर। और उसमें तबले की जो चलन होते हैं, बांट होते हैं, उनको वो पैरों से कर रही थी और बहुत खूबसूरत। मतलब इतना सुंदर मैंने जयपुर या लखनऊ में नहीं देखा था, उस समय की बात मैं बता रही हूँ।
मतलब एक नया फ्लेवर देखने को मिला। तो नेचुरली हर एक को कोई नई चीज देखने मिलती है तो अच्छा ही लगता है। तो इस तरह से भी वो लोग करते थे। अच्छा, और एक जब बनारस घराने के आर्टिस्टों में ऑन द स्पॉट क्रिएशन मैंने बहुत ज्यादा देखा कि तुरंत देखेंगे कि दर्शकों का क्या मंतव्य है, किस प्रकार के दर्शक हैं, वो मेले के दर्शक हैं कि मंदिर के दर्शक हैं। वैसे तो ये सभी कलाकार करते हैं, लेकिन बनारस के कलाकारों में मैंने ज्यादा देखा। मैं बहुत ईमानदारी से बता रही हूँ ये बात कि उसमें मैं कोई मतलब छुपा नहीं रही इस बात को कि लखनऊ जयपुर वाले उतना नहीं करते थे जितना बनारस के करते थे। उसका एक विशेष कारण था। उसका कारण ये था कि काशी जो है वो सांस्कृतिक सांगीतिक नगरी है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भी मंदिर में बिठा दिया जाता है कि संगत करो। आज पूर्णमासी का कार्यक्रम है, आज बड़े गणेश जी का कार्यक्रम है, आज काली मंदिर में कार्यक्रम है। यहाँ पर जैसे कहा ही जाता है कि 7 वार और 9 त्योहार की नगरी है काशी। तो आप सोचिए, जब हर मंदिर का एक विशेष अभिन्न अंग है गायन वादन और नृत्य, तो फिर तो जो यहाँ के जो बच्चे हैं जो गायन वादन सीख रहे हैं, वो कैसे उनका धड़का खुल जाता है, बेलौस हो जाते हैं, उनको डर नहीं लगता कि कौन आर्टिस्ट हमको देख रहा है। जबकि इसके विपरीत ऐसे शहर जहां पर कि बकायदा आपको सीखने के बाद मंच पर उतारा जाता है 10-15 साल बाद, तो उनका धड़का खुला नहीं होता है। ये चीज बनारस में है। तो इनको ऑन द स्पॉट उपज कर लेना कि आज हम पैर का काम करें, कि आज हम टुकड़े परन दिखाएं, कि आज हम दुर्गा परन करेंगे। अब दुर्गा जी के मंदिर में नृत्य करेंगे तो दुर्गा जी की ही सारी बात करेंगे, हनुमान जी के मंदिर में करेंगे तो हनुमान जी की बात करेंगे या राम राम करेंगे जी। काली के मंदिर में उनकी बात होगी, गणेश के मंदिर में उनकी बात होगी। तो ये तो कथा सार है। अच्छा, और भी एक बात है बनारस घराने की जो मैंने देखा और जो मैंने अनुभव किया अपने कार्य के अनुसार बीच में, उसमें यह है कि ये लोग कथा को गाकर कहने, क्योंकि जैसा मैंने बताया ही कि घर में 8 बच्चे हैं, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई नृत्य, तो ये सारे सब कुशल होते हैं। ये गाते भी बहुत अच्छा है, ये तबला भी बहुत अच्छा बजा लेंगे, ये मृदंग भी बजा लेंगे, पखावज भी बजा लेंगे। तो ये गा करके, जैसे कि आज भी परंपरा है वृंदावन और अयोध्या के मंदिरों में गा करके और भाव बताने की परंपरा, इसी प्रकार बनारस में इन लोगों ने गा करके और नृत्य करने की परंपरा जारी रखी। और बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां। एक यहाँ पे बात मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि जो कथिक परिवार के लोग हैं वो ब्रिलियंट हैं, बहुत होशियार है। मतलब जब मैंने बहुत करीब जा करके, हाँ, क्योंकि मेरा शोध कार्य का विषय रहा, ये ब्रिलियंट है। इनको जो पुराण है वो रटे हुए हैं, इनको कथाएं रटी हुई हैं। इनको सिखाने की जरूरत नहीं है किसी भी कथिक परिवार के बच्चे को कि गणेश जी कौन है, उनकी पत्नी का क्या नाम है। एक आम घरों में सिखाया जाता है, बताया जाता है, पर इनके घरों में बचपन से ये सुनते देखते आते हैं कि फलानी बंदिश सुनो, ये देखो इसके अंदर कैसा बढ़िया गणेश जी का रूप वर्णन है। तो ये जब बचपन से सुनते हैं तो इनको हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, हमारी पौराणिक कथाएं हैं, वो इनकी घुट्टी में है, इनकी नस नस में है, ताल लय इनकी नस नस में है। और कथा कहने का गुण, क्योंकि कथक कहाँ से आया है? कथा वाचन परंपरा से आया है। यहाँ पर मैं आपका थोड़ा समय लूंगी और दर्शकों का भी। यहाँ पर एक मैंने स्वरचित जो कथक परंपरा पर एक छंद लिखा है वो मैं बताना चाहूंगी, सुनाना चाहूंगी। तो मैं एक स्वरचित आपको कवित्व सुनाती हूँ जिसमें कथक की पुरानी परंपरा का बड़ा सुंदर चित्रण है। हमारे कथक में टुकड़े होते हैं, परन होती है, तत्कार होती है, आमद है, गत है। गत में क्या करते हैं? गत चाल को कहते हैं, तरह तरह की चाल, कृष्ण की चाल, राधा की चाल घूंघट लेके करना, राम की चाल धनुष लेके करना, गणेश जी की चाल दिखाना, हाथी को दिखाते हुए, सूंड को दिखाते हुए चलना, शिव की चाल डमरू लेके चलना, तरह तरह से। तो जो परंपरा थी पहले तो ये बड़ा सुंदर कवित्व है जिसको मैं सभी दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगी। हरि की कथा को देखो गाकर सुनावत है। जो कथिक परिवार के लोग थे और जो कथा वाचन करते थे वो क्या करते थे? वो हरि की कथा कहते थे। हरि की कथा को देखो गाकर सुनावत है, राधा का घूंघट
गत चाल में दिखावत है। राधा कैसे आएगी, गत करती हुई आती है कथक में, तो उसका जो घूंघट और उसका देखने का अंदाज है उसको यही कथिक लोग करते थे। हरि की कथा को देखो गाकर सुनावत है, राधा का घूंघट गत चाल में दिखावत है। टुकड़ा परन चक्कर काट सम पर आवत है। सम पर आना गायन वादन और नृत्य की परिणति है। अगर हम सम पे नहीं आ रहे पूरा आवर्तन करके तो वो बेताला हो जाएगा। तो सम का बहुत महत्व है और वो सम के महत्व को दिखाते थे। टुकड़ा परन चक्कर काट सम पर आवत है, पर मेलू हस्तक और ठाट भी बांधत है। ठाट कहते हैं हमारे नृत्य में खड़े होने के अंदाज को, ठाट भी बांधत है। पैरन में घुंघरू कमर धोती बांधत है। वे बहुत बहुत श्रृंगार नहीं करते थे जो कथावाचक थे, वो धोती पहनते थे और बस पैरों में घुंघरू बांध देते थे। और क्या करते थे, पैरन में घुंघरू कमर धोती बांधत है, माथे पे टीका पान अधर रचावत है। और कोई बहुत मेकअप नहीं करते थे, वो बस एक टीका लगाया और पान खा के उनके अधर लाल हो जाते थे। माथे पे टीका पान अधर रचावत है। और कौन हूं नाच नहीं अवध माँ देखो यहाँ। लखनऊ का नृत्य बड़ा प्रसिद्ध रहा है, अवध का। और मैं चूंकि लखनऊ की हूँ तो मैंने जब लिखा था तो मैं वहीं पर थी। और कौन हूं नाच नहीं अवध माँ देखो यहाँ, कथिक कथा को वाचक कथक दिखावत है। कथिक कथा को वाचक कथक दिखावत है। कथिक कथा को वाचक कथक दिखावत है। जो कथिक परंपरा के लोग हैं वो कथा बाँच करके कथक दिखाते थे, क्योंकि ये धीरे 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 जो एक कथक क्लासिकल डांस फॉर्म में आया, इसका जो पहले का फॉर्म अगर हम देखते तो कथावाचन ही था। तो जो बनारस घराने के कलाकार थे वो भी इसी की फॉलो करते थे, कथावाचन करते थे, गाते थे। तो उन्होंने जो है जो ऑडियंस देखी उसी हिसाब से प्रसंग शुरू कर दिया, गा कर करते थे। और उस पर वो तरह तरह के पैरों का फुटवर्क, तरह तरह के चक्कर, तरह तरह के एक्रोबैट्स, ये सारा करते हुए अपने नृत्य को आगे बढ़ाते थे और दर्शकों के दिलों में अपना स्थान बनाते थे। ये इस प्रकार से बनारस घराने का कथक धीरे धीरे आगे बढ़ा और बहुत कलाकार हुए। एक मैं अशोक महाराज जी का नाम यहाँ लेना चाहूंगी, मैंने उनका भी नृत्य देखा, बहुत सुंदर बैठकी भाव वो इतना सुंदर करते थे। अब नहीं रहे, उनके दो बेटे हैं, वैभव और विकास, कुछ ऐसे ही नाम है शायद। वैभव तो है और एक दूसरा और है। ये लोग भी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर सुनैना हजारी लाल जी का मैंने बताया, वो और उनके हस्बैंड दोनों, उन्होंने अपने गुरु से ही शिक्षा ली, फिर उन्हीं से शादी की और नृत्य को आगे बढ़ाया। बहुत सुंदर नृत्य करती हैं। और जो उनका इनोवेशन मैंने देखा, मतलब उपज जिसको कहे, बहुत सुंदर थी, और अभिनय में भी और फुटवर्क में भी। एक चीज और है बनारस घराने की जो विशेषता है, क्योंकि बात आज पूरी आपसे बनारस के काशी के कथक पर ही हो रही है, तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि लखनऊ और जयपुर वाले 4 मुंह के घुंघरू पहनते हैं। 4 मुंह के घुंघरू, पीतल के या कांसे के घुंघरू जिसमें लोहे का छर्रा होता है, और बड़े मुंह के घुंघरू, बड़े घुंघरू पहनते हैं लखनऊ वाले भी, जयपुर वाले भी। और जैसे कि परंपरा है हमारे यहाँ 150-200 घुंघरू पहनने की। तो लेकिन बनारस में मैंने ये देखा जो 2 मुंह के घुंघरू होते हैं वो भी ये लोग अपने घुंघरुओं के बीच बीच में डाल देते हैं। यानी ये 4 मुंह के घुंघरू भी पहनते हैं और उसी में बीच बीच में कहीं कहीं जैसे 5-6 घुंघरू 4 मुंह के किए, फिर 1-2 मुंह का घुंघरू डाल लिया। 2 मुंह का घुंघरू जो घोड़े पहनते हैं, नहीं वो जो छन छन, एक अलग तरह की बहुत अलग टोनल क्वालिटी आती है। तो ये लोग जब नृत्य करते थे घुंघरू पहन के, हम लोग छोटे थे सुनते भी थे, तो हम लोग को लगता था अरे ये तो अजीब आवाज आ रही है घुंघरू की बड़ी, क्योंकि घोड़ों के जो गले में बांधते थे एक अलग तरह की आवाज आती है। लेकिन यूजुअली कथक में 4 मुंह के घुंघरू पहने जाते हैं, उसकी आवाज है। तो उसका कारण रहा होगा भाई, तब तो माइक वाइक नहीं थे, तो हो सकता है इनको लगता होगा कि दूर तक दर्शकों के पास हमारे घुंघरू की आवाज जाए जो हम तत्कार कर रहे हैं या तेज तेज अपना फुटवर्क कर रहे हैं। तो संभवतः ये रही होगी सोच। और भी चीजें हो सकती हैं, कई बार किसी ने दे दिए होंगे घुंघरू, तो चलो 4 मुंह के में 2 मुंह वाले भी डाल दें, कुछ भी कारण हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने एक कार्यक्रम देखा बिरजू महाराज जी का, उनके द्वारा रचित था, उसमें उन्होंने तरह तरह के घुंघरुओं पर प्रयोग करके एक नृत्य नाटिका बनाई थी। तब हमें घुंघरू के महत्व समझ में आए कि एक तरह के ही घुंघरू पहनने चाहिए, अलग अलग तरह के नहीं, क्योंकि वो फिर अलग अलग टोनल क्वालिटीज देते हैं। तो ये बड़ा सुंदर बिरजू महाराज जी का एक प्रोडक्शन था,
जिसने जिसने पीढ़ियों को ये सिखा दिया, कई पीढ़ियों को, कि घुंघरू किस तरह के होने चाहिए, बड़े साइज के घुंघरू क्या आवाज देते हैं, छोटे साइज के घुंघरू क्या आवाज देते हैं। बड़ा सुंदर था। तो ये भी एक बनारस घराने के कलाकारों को देखा मैंने, और अभी भी देखा। यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हैं, पंडित माता प्रसाद जी, पंडित रविशंकर जी, जो कि आंधी तूफान कहे जाते थे एक टाइम में। पहाड़ू बबलू की जोड़ी के नाम से भी बड़े मशहूर रहे, और दोनों साथ नृत्य करते हैं। तो वो लोग भी घुंघरू इस तरह के पहनते हैं। विशाल कृष्ण भी पहनते हैं, उनके भी जो आवाज सुनी पैरों की इस तरह के। और तो इस तरह का इन लोगों ने एक अलग अपने को करने के लिए शायद इस तरह से किया हो। तो कई बार वो अच्छा भी लगता है, कई बार नहीं भी लगता है। असल में क्या, प्रयोग कई बार बहुत अच्छे भी हो जाते हैं, कई बार प्रयोग एक्सेप्ट नहीं होते हैं, और कई बार प्रयोग फिर जब विज्ञान की कसौटी पर कसे जाते हैं तो कभी कभी हमारा मन मस्तिष्क मानने से मना कर देता है कि नहीं, ये चीज नहीं ठीक लग रही है। तो इस तरह से ये लोग जो एक मतलब बनारस घराने की विशेषता में ये सारी चीजें हैं। और एक जुगलबंदी, जुगलबंदी भी लखनऊ वाले भी करते हैं, जयपुर वाले भी करते रहे। बनारस वालों का जुगलबंदी का एक अलग अंदाज था। इन लोग की अभिनय में भी जुगलबंदी होती थी। अब एक ये लोग गौरव सौरभ है, ये भी यहीं के उभरते कलाकार हैं, ये सारे कृष्ण, विशाल कृष्ण, गौरव सौरभ इत्यादि। तो ये लोग भी करते हैं। तो एक जना वो बनता है, कृष्ण बनता है, तो एक कालिया नाग बनता है, यानी एक तरह की डुएट वाली जो जुगलबंदी कॉम्पोजिशन होता है, उस तरह से ये लोग करते हैं। और पैरों के तत्कार के साथ भी जुगलबंदी करते हैं। तो एक जना करेगा, दूसरा करेगा। अच्छा, इसमें एक ये भी होता है कि एक जना कर रहा है तो दूसरे को थोड़ा आराम मिल जाता है, क्योंकि बड़ा रिग्रेस डांस करते हैं। जब रिग्रेस कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी बीच में ये होता है कि भाई शरीर ही तो है, उसको भी थोड़ा सा सांस लेने को चाहिए। तो इस तरह से बनारस घराने की ये सारी विशेषताएं, जितनी मैंने समझी, जितना मुझे समझ में आया, संभवतः कोई बनारस घराने का ही कोई व्यक्ति या गुरु बताता तो वो अलग तरह से बताता। मैंने जितना पढ़ा लिखा या अपने गुरुओं से सुना गुना, उसको मैंने बताने का यहाँ एक छोटा सा प्रयास किया। निश्चित रूप से महोदय, आपको सुन करके दर्शकों की अभिलाषा जो कथक को लेकर के काशी में रहेगी, वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि शांत हो जाएगा। और एक दो देखिए चीजें छोटी, कूद कूद तरह तरह की। एक हम लोग के नाट्य शास्त्र में है चारियां, जिसमें उत्प्लवन चारी है, यानी उछलना। आकाशचारी, भौमिचारी, आकाश में जब हम कूदते हैं, और भूमि पर जब हम फेरी लेते हैं, चारी लेते हैं, तो उत्प्लवन एक है, उत्प्लवन चारी, जिसमें उछलते हैं, जो कि बहुत देखने को मिलती है छऊ नृत्य में। तरह तरह की उछाल होती है। उस तरह को भी बनारस घराने के कथक आर्टिस्टों ने लिया, उछलने को, उछाल को, और हवा में चक्कर लगाना, तेजी तेजी से घूमना। जयपुर में जिस तरह से नृत्य करते हैं, कालबेलिया नृत्य में ऐसे दोनों हाथ, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे करके चक्कर लगाना, वो भी करते हैं। तरह तरह के स्पिन्स, जैसे जयपुर और लखनऊ में तो सीधे ही चक्कर होते हैं, लेकिन यहाँ पे बनारस में आपको ऐसे गोल चक्कर हाथ डाल करके भी करते दिखते हैं कलाकार, पुराने कलाकार भी। हाँ, ये चीजें देखिए, मैंने पहले आपको शुरू में कहा ना कि हर आर्टिस्ट के मन में चाह होती है हम उससे अलग दिखें। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। रोज हम खाना भी देखिए एक सा नहीं खाते, अलग अलग खाते हैं कि आज दाल में चलो लहसुन का तड़का लग जाएगा, कल हींग जीरे का लग जाएगा, अलग अलग, तो अलग स्वाद चाहिए। तो ऐसे ही जब हम प्रोग्राम्स करते हैं तो हमें लगता है हम अपनी सेम ऑडियंस अगर है तो उसको हम अलग फ्लेवर दें। मान लीजिए बीएचयू में ही रोज नृत्य हो रहा है, तो हमें लगा कि एक साथ तो नहीं देखेंगे वो, कुछ तो अलग अलग उनको चाहिए, तब वो उनको रुचिकर लगेगा। या तो हमारी ऑडियंस बदलती रहे, तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आप एक ही चीज रोज करते रहिए, आपकी ऑडियंस बदलती रहेगी, तो वो तो एक अलग चीज है। तो इस तरह से तरह तरह के जंप, तरह तरह के स्पिन्स, तरह तरह के एक्रोबैट्स, तो ये सारी विशेषताएं हैं। और एक से कपड़े पहन के, कॉस्ट्यूम्स पहन करके अगर दो लोग हैं तो करते रहे, ये सारी चीजें। और एक कॉस्ट्यूम की जब मैंने बात की तो मुझे याद आ रहा है कि आम्रपाली वेशभूषा, ये सितारा देवी जी ने आम्रपाली वेश विन्यास को इजाद किया था।
वो खुद पहनती थी। उसमें भरतनाट्यम स्टाइल की धोती होती थी जो पूरी गोटे से धारी धारी से ढकी होती थी, और वो एक सिर पे दुपट्टा लेती थी अप्सरा की तरह। वो अपने को रेड कलर के कॉस्ट्यूम में, ये बात कर रही हूँ मैं 1986 की, मैंने पहली बार जब सितारा देवी जी का नृत्य देखा था और इसी वेश विन्यास में देखा था। आजकल जो लड़कियां वापस दोबारा से ये मांग पट्टी कई तरह की आजकल प्रचलन में है, ये तब सितारा देवी जी ने लगाई हुई थी और रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहना था और आगे भी दुपट्टा और पीछे ऐसे करके एक मुकुट जैसा छोटा लगा के ऊपर, और वो पहन करके मंच पर आती थी। और सबसे पहले वो पुष्पांजलि जैसा कुछ करती थी हमेशा, तो उसको लेकर वो तरह तरह के फुटवर्क करती हुई पहले मंच के चक्कर लगाती थी कई, और फिर वो फूल अर्पित करके तब अपना नृत्य शुरू करते थे और घंटों नृत्य करती थी। आधे एक घंटे से उनका जी नहीं भरता था। वो ऑर्गेनाइजर्स को पहले ही कह देती थी कि भाई मैं 4 घंटे 5 घंटे मुझसे बात मत करना, ये उनका रहता था। मतलब प्रसिद्ध था, थोड़ा मोड़ा नाच नहीं, जैसे कि मैंने कहा ना खुला नाच, तो कुछ भी सेटिंग नहीं। अब मन है तो वो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया ये करती थी, तो फिर उसमें तरह तरह की कैसे ठुमक रहे हैं कृष्ण जो है वो बाल अवस्था में कैसे ठुमक रहे हैं, उसकी वो विभिन्न चाल दिखाती थी। वो देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, उसको वो तरह तरह की गत चाल से, दृष्टि से दिखाती थी, और घंटों दिखाने की उनमें ताकत थी, कुवत थी। यानी उनकी शिक्षा उस तरह की थी कि वो इतना, देखिए ये बिना सोच के संभव नहीं है। नृत्य में कोई एक ही बोल को आप अगर 10 मिनट 15 मिनट दिखा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपकी सोच है। जैसा मैंने कहा ना कि ये लोग ब्रिलियंट होते हैं, तो हाजिर जवाब होते हैं, इनको याद, इनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है, कथाएं इनको याद होती हैं, लय ताल के बादशाह बन जाते हैं ये, क्योंकि बचपन से चल रहा होता है। तो ये सारी चीजें बनारस घराने के नृत्य में दिखती हैं। महोदया, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि क्या कथक केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित है या समकालीन विषयों को भी दर्शा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। हम लोग हर चीज में समसामयिक की ओर बढ़ रहे हैं, हर कलाकार, चाहे पेंटिंग का हो चाहे मूर्ति शिल्प का हो। देखिए तभी अनटाइटल्ड आपको पेंटिंग्स मिलती हैं, स्कल्पचर्स मिलते हैं जी। अमूर्त जिसको कहते हैं, मूर्त अमूर्त, तो मूर्त तो हम लोग हैं ही हैं जी। सारी जितनी भी हम लोग धार्मिक कथाएं करते हैं वो किसी न किसी पुराण से या कहीं से संदर्भ लेकर के उसको करते हैं। लेकिन आज जैसे गंगा प्रदूषण की बात हो जाए, चाहे युद्ध की बात हो जाए, 2 देशों के बीच छिड़ा युद्ध हो, चाहे नारी बचाओ की बात हो, चाहे बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे जनसंख्या कम करने की बात हो, इन सभी के लिए कलाओं का सहारा हमारी सरकार ले रही है और नुक्कड़ नाटक खेले जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की ही पॉलिसी है, उसी ने बहुत प्रोत्साहित किया, चाहे CCRT हो, चाहे MHRD हो, चाहे ICCR हो। ये लोग चाहते हैं कि हम आज की भी बात करें। कृष्ण की कथा तो कहते ही हैं, राम की कथा कहते ही हैं, सभी शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। धार्मिक कथाओं से कोई भी नृत्य अछूता नहीं है जी। लेकिन समसामयिक की ओर बढ़ना एक हर आर्टिस्ट की इच्छा होती है कि कुछ हम ऐसा भी करें कि जिससे तुरंत हमारी ऑडियंस की आंख चौंके। दूसरा, कई बार हमारे को क्रिएटिव कुछ करने के लिए बाध्य किया जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कि ये तो हम बहुत समय से देख रहे हैं, अगर आप ठुमरी पर नृत्य कर रहे हैं तो क्यों नहीं कुछ और करिए, गजल करिए, अच्छा गाने की बंदिश पर करिए, कुछ और करिए, कुछ नया करिए, सिर्फ म्यूजिक पर करिए, सिम्फनी पर करिए, नृत्य पक्ष करिए, मतलब जिसके अंदर सिर्फ ताल लय पर हाथ पैर चलाए जाते हैं या अभिनय किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयोग बहुत लोगों ने किए। आपको बताऊं, एक प्रयोग हुआ स्विमिंग पूल में कि हम बाहर नृत्य करते हैं, अगर हम पानी में नृत्य करें वही का वही तो कैसा होगा। तो देखिए ये भी एक तरह का समसामयिक है। हवा में नृत्य, बहुत सारे लोगों को लेकर एक ही सा नृत्य, आजकल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का बड़ा रिवाज चल पड़ा है कथक में, भरतनाट्यम में, ओडिसी में, भरतनाट्यम के साथ कथक को जोड़ते हुए, ओडिसी के साथ कई शास्त्रीय नृत्यों को जोड़ते हुए समसामयिक विषयों पर हम बात करें, जैसे वन ना काटे जाए, पेड़ बचाए जाए, अब इसी पर नृत्य हो रहा है।
पॉल्यूशन कम हो, जी इन चीजों पर ऐसी बहुत थीम है जिन पर चल रहा है काम और लोग कर रहे हैं। इसमें मैं अपना एक प्रयोग यहाँ बताना चाहूंगी कि मुझे भी मन, भाई सभी को होता है, जो जी। भी आर्टिस्ट है उसको होगा कि हम कुछ नया करें। तो 2011 की बात है, 11 से 13 के बीच की बात है। ये मेरा लगभग 20 साल जैसा एक अनुभव था कक्षाएं लेने का, जिसको मैंने एक प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन के थ्रू बताया, जिसका नाम कथक पुतली रखा। कथक पुतली में कठपुतलियां हैं, जीवंत कठपुतलियां बन जाती हैं आर्टिस्ट, और वो पूरा जैसे कठपुतली हिलती है और नृत्य करती है उस हिसाब से वो पूरा कथक करती हैं, लड़कियां या लड़के जो भी होते हैं उस पूरे ग्रुप में। इसमें मैंने कृष्ण की ही कथा जो कालिया दमन की है उसको दर्शाया। पूरे कथक के जितने न्यूएंसेस हैं, आमद है, परन है, टुकड़े हैं, तोड़े हैं, उन सबको किया। तो ये बहुत पसंद किया लोगों ने, इसके कई शोज हुए और लोगों को बड़ा अचंभा लगता था, बड़े खुश हो जाते थे वो देख के कि अरे ये कैसा हो रहा है। तो देखिए, हमारे हर आर्टिस्ट की इच्छा होती है कि हम अपने ऑडियंस को नई वैरायटी दे पाए, नई चीजें दें। और शुरू में हाँ ये है कि कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती है जब आप नया प्रयोग करते हैं। ये मैंने अपने हर प्रोडक्शन के साथ देखा, कई प्रोडक्शन किए जो बहुत ही नए थे, जैसे एक बेगम अख्तर पर किया और कबीर पर किया। शुरू में लोगों ने उसको नहीं उतना, लेकिन फिर धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आया, उसकी जो एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के तहत जो काम किया जाता है उसकी जो डेप्थ समझ में आई, लोगों ने बहुत प्रशंसा की, बहुत पसंद किया लोगों ने। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं और कलाकार कभी रुकता नहीं है अपने एक दो प्रोडक्शन के साथ, कुछ ना कुछ चलता रहता है उसका दिमाग में, करता ही है जी। तो समसामयिक विषय बहुत प्रयोग में आ रहे हैं, कर रहे हैं लोग। तरह तरह के ड्रम्स के साथ प्रयोग, जैसे तबला है तो कई तरह के तबले, फिर ड्रम, पखावज, मादल, ढोलक, अब उसके साथ नृत्य, सिर्फ उसी की सिम्फनी के साथ। बांसुरी है तो बांसुरी की आवाज के साथ कैसे नृत्य होगा, वाद्यों के साथ प्रयोग, वेशभूषा के साथ प्रयोग, लाइट्स के साथ प्रयोग, तरह तरह की लाइट्स के साथ, कभी ब्लू लाइट में कैसा लग रहा है ये। एक प्रयोग इन्होंने किया था शर्मिष्ठा मुखर्जी जी, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की बेटी भी हैं, उन्होंने कथक सीखा जयपुर घराने से और बहुत सुंदर कलाकार हैं वो, बहुत अच्छा करती हैं। तो उनका एक हमने प्रोडक्शन देखा था, यहीं बनारस में हुआ था हमारे यहाँ। तो उसमें जैसे 5 नृत्यकार खड़े हुए हैं तो उनके सिर्फ पैरों पर उन्होंने लाइट डाली, बाकी पूरा शरीर ब्लैक है, सिर्फ पैरों पर। अब वो घुंघरू कैसे बज रहे हैं, घुंघरू की साउंड क्या निकल रही है, उस पे पूरा फोकस था और पूरा शरीर दिख नहीं रहा, सिर्फ पैर ही पैर दिख रहे हैं ऑडियंस को। और फिर पैर खत्म हुए तो हाथ दिखना शुरू हुआ, तो सिर्फ हाथों पर फोकस, और फिर हाथों की तरह तरह की मुद्राएं, फिर चेहरे पर। तो ये अलग अलग तरह की सोच है जो एक आर्टिस्ट को कई कलाओं के साथ बांधता है। जैसे कि हम लोगों के यहाँ एक वो है ना, बहुत प्रसिद्ध है कथा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण की है, जिसमें राजा वज्र और ऋषि मार्कंडेय के बीच में बात हो रही है। राजा वज्र की बहुत इच्छा हुई कि मैं एक मूर्ति को बनाऊं, उनकी इच्छा हुई, अंदर का कलाकार जागा। तो ऋषि मार्कंडेय जी ने कहा कि बिल्कुल राजन, आप जरूर बनाइए, लेकिन ऐसा करिए आप उसके पहले नृत्य सीख लीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों, नृत्य क्यों सीखूं? तो उन्होंने कहा कि तभी तो आप वो अंग उनके बना पाएंगे कि कृष्ण है तो कृष्ण कितने कमर उनकी झुक रही है। इसका तो आप तभी, जब तक नृत्य की शिक्षा नहीं लेंगे, नृत्य गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो वो फिर नृत्य गुरु के पास गए, वहां जाकर नृत्य गुरु को उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि मुझे मूर्ति बनानी है और मुझे कहा कि पहले नृत्य सीखिए। तो उन्होंने कहा लेकिन इसके पहले तो आपको गायन सीखना पड़ेगा। वो फिर गायन गुरु के पास गए, उन्होंने कहा आपको वादन सीखना पड़ेगा, तो वो वादक गुरु के पास गए, उन्होंने वादन सीखा। फिर उसके बाद वहां गए तो उन्होंने कहा कि आपको साहित्य की जानकारी लेनी पड़ेगी, आपको छंद रचना आना चाहिए, आपको कहना आना चाहिए। तो फिर उन्होंने ऐसे करते 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 उन्होंने सारी विद्याएं सीखी, सभी विद्याओं का उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने गाना सीखा, वादन सीखा, नृत्य सीखा। जब वो सारी कलाओं में निपुण हुए, चित्रकला सीखी, उन्होंने कहा कि चित्रकला सीखनी पड़ेगी आपको अगर ये करना है, करके तब जा करके उन्होंने एक मूर्ति बनाई। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब कलाएं अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि मैंने अभी यही शर्मिष्ठा जी वाला उदाहरण दिया कि देखिए उन्होंने लाइट के साथ कैसे नृत्य का प्रयोग किया। तो ये सभी कलाएं जितनी हैं, और यहाँ तक कि हम लोग भी जो प्रोडक्शन बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग
एग्जीबिशंस नहीं देखते चित्रकला की, या हम मूर्ति कला को नहीं देखते, या हम चीजों को नहीं देखते, ऐसा नहीं है। हम गंगा की लहरों को भी उतना महसूस करते हैं, बहुत बारीकी से बहुत चीजों को महसूस करते हैं, तब उसको उतारते हैं जी। इसका एक बड़ी सुंदर हमारे कथक में उदाहरण दिया जाता है। जब मैं सीखती थी तब भी, और अब मैं सिखाती भी वैसे ही अपने स्टूडेंट्स को हूँ, कि हम लोग, एक नदी है, नदी में हमने मटकी लेकर के हम नदी में पानी भरने गए, मटकी उतार के रखी, नदी है उसको साफ किया हमने, पहले अपना मुंह धोया, थोड़ा सा स्नान किया, सखियां हैं तो उनको छेड़ लिया एक दूसरे को, फिर अपनी मटकी ली, मटकी को भरा, उस भरने से पहले उसको साफ किया। आप सोचिए ये दैनिक कार्य है, पर उसको हम लोग नृत्य में बड़े मनोभाव से दिखाते हैं, बड़े मन से। फिर उसके बाद मटकी भरी, खूब बढ़िया से पानी भरा, ये तीसरी बार डुबोई, और जो कुछ बची हुई जगह रह गई उसमें जल भरा। जब वो जल भर करके और मटकी उठाते हैं तो हमारे हाथ बदल जाते हैं, क्योंकि अब मटकी हो गई भारी, पहले तो थी हल्की, अब हो गई भारी। तो उसको धीरे से उठा करके रखते हैं, या सिर पे ले जाते हैं, तो ले जाके ये करने के बाद ये होते हैं कंधे, क्योंकि जब आप बोझा रखेंगे तो कंधे हो। तो इन चीजों, इन बारीकियों को, इन हमारे दैनिक कामों को, जो भी काम हो, चलना हो, चाहे मोर हो, प्रकृति को दिखाना हो, ये सारा चित्रण बड़ा खूबसूरती के साथ कथक नृत्य में होता है, बारीकियों को देखकर। तो ये सारी चीजें हम लोग स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि आप घर में मटका उठा के रखो, उसको नीचे रखो, उसको ऊपर रखो, तो उनको समझ में आता है कि ये इस प्रकार से हाथ होंगे, ऐसे नहीं करके मटका नहीं होगा, ऐसे रखेंगे तो वो तो गिर पड़ेगा, धड़ाम से गिर पड़ेगा नीचे फिसल के। लेकिन उसका जो गोल पेट है उस पर हमको ये सर्प शीर्ष हस्त बनाना पड़ेगा, तब हम रख पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है, सभी कलाएं एक दूसरे पर आश्रित है। तो बहुत सुंदर ये सारे हमारे पुराणों में इसकी जिक्र मिलता है कि किस तरह से, देखिए कथा के माध्यम से पता चल रहा है कि ये सारी कलाएं एक दूसरे पर आश्रित है। महोदया, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगा कि कथक को मंच पर प्रस्तुत करते समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? किसी एक तत्व का नाम लेना तो मुश्किल है, क्योंकि नृत्य कला हम लोग जब करते हैं तो सच में गायन भी सीखते हैं, वादन भी सीखते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना होता है मंच पे खड़े होकर कि हम ताल लय में है कि नहीं, हम ऑडियंस के साथ तादात्म्य स्थापित कर पा रहे हैं कि नहीं, हमें ये भी देखना होता है। हमें अपनी वेशभूषा का भी ध्यान रखना होता है। माइक है तो हमारी आवाज दर्शकों तक पहुंच पा रही है कि नहीं, क्योंकि कथक एक वाचन परंपरा भी है। हम लोग पढ़ंत करके और तब कथक करते हैं, यानी अपनी बात को उसी स्वरूप में दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो एक तत्व तो नहीं है, बहुत तत्व है इसके, और फिजिकल भी है, और इमोशनल भी है, और मेंटल भी है। तीनों प्रकार के तत्व हैं। फिजिकल तो बात ऊपर से हो गई कि हमारी वेशभूषा अच्छी रहे, ध्यान रहे, ये सब ध्यान रखते हैं। उसके बाद हम ये ध्यान रखते हैं कि हम अपनी जो भी अब अगला आइटम करना है उसके साथ हम बिल्कुल अपने आप को हील कर पा रहे हैं कि नहीं, जोड़ पा रहे हैं कि नहीं। इमोशनल में ये है कि कई बार दर्शकों के साथ मंच पर जाने से पहले ही कोई दुर्घटना घट चुकी होती है, लेकिन जब आप मंच पर होते हैं तो आप ये दर्शा नहीं सकते। आप मंच पर जाते हैं तो आपको ये दिखाना पड़ता है, मतलब आप जो करने गए हैं, अगर आप शिव आराधना कर रहे हैं, पंचाक्षरी कर रहे हैं, नागेंद्र हाराय कर रहे हैं, तो आप उसमें डूबे हुए हैं। आप गणेश स्तुति कर रहे हैं तो आप ठुमरी कर रहे हैं, तो आप कथक का नृत्य पक्ष कर रहे हैं, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको उसमें रहना है। आप चेहरा आपका हंसता ही हुआ होगा, आप उसके अंदर ये नहीं है कि कुछ ध्यान आ गया, गुस्सा आ गया तो आप मुंह ऐसे बना करके और नृत्य कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। आप जब भी नृत्य करेंगे तो हंसते हुए ही करेंगे। ऑडियंस आपका नृत्य देखने आई है, वो आपकी परेशानियां देखने नहीं आई है। तो एक कलाकार का, विशेष रूप से नृत्यकार का दायित्व बहुत बड़ा हो जाता है। गायक बैठ के गा लेगा, है ना, साधारण कपड़े भी पहन लेगा। वादक जो है वो भी बैठ के कर लेगा अपना काम, उसको जरूरत नहीं है कि बहुत मेकअप करे। लेकिन नर्तक को ऊपर से और नीचे तक, नख से शिक तक बिल्कुल फिट होना पड़ता है। एक तो आपका टूल आपकी बॉडी है, आप अपने बॉडी से ही तो नृत्य करते हैं, तो आपको स्वस्थ होना जरूरी है। आपको कहीं चोट लगी है तो आपको नृत्य करने में दिक्कत होगी, फिर आपको अपने दिमाग से, अपने मन से एक होना पड़ता है, तब आप दर्शकों के साथ जो है अपनी बात कह पाते हैं।
जैसे मैं इसका एक बड़ा उदाहरण देना चाहूंगी छोटा सा आपको। एक हमारी नृत्य नाटिका है कबीर द वीवर करके, उसके अंदर आता है एक कबीर जी का, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी। तो अब उसको दिखाने के लिए जब मैंने विचार किया, उसको बार बार पढ़ा, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मटकियों को ही फोड़ करके दिखाया जाए। मतलब हम, क्योंकि हम आप प्रॉप्स ले सकते हैं, हम कुछ भी उसको यूज कर सकते हैं चीजों को। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम मटकियां लें और मटकियों को मंच पर तोड़ें और ये दिखाएं कि ये मटकियां कौन सी टूटी। ये 5 विकार की मटकियां टूटी, अहम की, दंभ की, अहंकार की, मतलब तरह तरह के जो विकार हमारे अंदर, लोभ, लालच, सारी चीजें भरी हुई हैं, इनको हम कैसे तोड़ तोड़ के दिखाएं। तो उसके अंदर फिर इस तरह से लिया कि 5 लड़कियां आती हैं, वो अपनी मटकी लेके खुशी खुशी बात कर रही हैं और वो पानी भरती हैं, नदी में पानी भर करके जब जाती हैं, तब जब वो गाना आता है भला हुआ मेरी मटकी फूटी, तो यहाँ पर फिर मैं सूत्रधार रूप में उसमें होती हूँ, तो मैं ये दिखाती हूँ कि 5 प्रकार के जो हमारे विकार है, उसकी मटकी देखो कैसे फूटी, अगर वो फूट जाए तो मैं तो पनिया भरन से छूटी। सारी किस्सा ही खत्म हो जाए इस दुनिया में, जो मेरा तेरा लड़े झगड़ और सारी चीजें हैं। तो इन चीजों को दिखाने के लिए हम लोग प्रतीकात्मक रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए डूबना पड़ता है। जो आप तत्व की बात कर रहे हैं, वो तत्व को मैं एक और दूसरे शब्द का नाम दूंगी, चिंतन। चिंतन पूरा नृत्य चिंतन पर आधारित है। आप राधा हैं कि आप सीता हैं, ये दोनों नायिकाओं में अंतर है। अगर आप नायिकाओं को पढ़ेंगे तो जो सीता है वो है स्वकीय नायिका, एक पतिव्रता, लेकिन राधा पर किया है, राधा मस्त है, वो पत्नी नहीं है कृष्ण की, वो उसकी प्रेमिका है, प्रेयसी है। तो राधा की चंचलता सीता नहीं कर सकती मंच पर, सीता शालीन स्त्री है, तो उस शालीनता को दिखाना, और राधा जो है उनकी चंचलता को दिखाना, उनके अल्लड़पन को दिखाना, कृष्ण के साथ उनके छेड़छाड़ को दिखाना कि हाथ पकड़ लिया तो ये झुमका पकड़ लिया, तो घूंघट पकड़ लिया, छीन लिया, छीना जब्ती, तो वो नायिका ही बदल गई। तो उसको दिखाने के लिए चिंतन जरूरी है। नायक धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीरोदत्त, 4 नायक हैं। एक राम हुए धीरोदात्त, रावण हुए धीर उद्धत, धीरोदत्त, धीर ललित कृष्ण और धीर प्रशांत सुदामा या बुद्ध कहले। तो इन नायकों को आप कैसे दिखाएंगे, अलग अलग तरीके से दिखाएंगे, तो फिर उसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ेंगे। भले ही मैं स्वभाव से बहुत चंचल हूँ, लेकिन जब मैं सीता करूंगी तो मुझे उस तरह का एक्ट करना होगा। जब मैं पार्वती हूँ तो पार्वती हूँ, मैं राधा हूँ तो राधा, मैं गणिका हूँ तो गणिका हूँ। गणिका का स्वभाव, उसका छल छिंद्र बिल्कुल अलग है, तो उसको मंच पर दिखाना। मैं एक छोटा कृष्ण जो मक्खन चुरा रहा है वो हूँ तो वो हूँ। तो जो तत्व की बात है कि किस तरह के तत्व होने चाहिए, उसमें चिंतन बहुत आवश्यक है कि जितना हम सोचते हैं एक किसी कैरेक्टर को, उतना हम खूबसूरत दिखा पाते हैं। पंडित बिरजू महाराज जी की जो बाल कृष्ण लीला थी, खास करके माखन चोरी, वो बहुत पसंद करते थे लोग, बहुत पसंद करते थे। सोचिए 80 बरस का व्यक्ति और 5 साल का, 4 साल का बन करके अभिनय करे और लोग खड़े हो जाएं या रोने लगे देख करके, तो निश्चित रूप से वो तत्व, वो चिंतन कितना अधिक होगा उनमें कि वो बच्चा बन जाते थे। तो एक अच्छे कलाकार की ये पहचान है कि उसमें ये तत्व हो तो बहुत अच्छा आगे बढ़ता है, कलाएं आगे बढ़ती है इस तरह से। महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कथक सिखाते समय किन किन बातों पर सबसे अधिक जोर देती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मुझे लगभग 30 वर्ष हो गए सिखाते हुए और मैं शिष्य ही हूँ, क्योंकि जब कक्षा में आप सिखा रहे होते हैं तब भी आप सीख रहे होते हैं अपने स्टूडेंट से भी, और बड़ा मजा भी आता है। कोई कोई विद्यार्थी जो है वो इतनी सुंदर भंगिमा बनाता है कृष्ण की, लगता है अरे ये कृष्ण का रूप तो कभी देखा ही नहीं था। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये सत्य है। और मेरा इस बात पर जोर होता है, ईमानदारी पर, कि आप किस घराने की बंदिश कर रहे हैं, किस गुरु की बंदिश कर रहे हैं। अगर पंडित सुंदरलाल गंगानी जी की कोई बंदिश है या सुंदर प्रसाद जी की है, तो मैं हमेशा कोई भी बंदिश शुरू करने से पहले बच्चों को उसका पूरा इतिहास बताती हूँ कि गंग गंग गणपति गजमुख मंगल है तो ये पंडित सुंदर प्रसाद जी की रचना है।
सिखाने से पहले हमेशा बताती हूँ ये जयपुर घराने के, ताकि बच्चों के पास ये सूचना जाए, सही सूचना जाए कि ये बंदिश आ कहाँ से रही है। सुंदर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? 1800 ईस्वी में हुआ। तो यानी कितनी पुरानी ये बंदिश है जो मौखिक परंपरा से, श्रुति परंपरा से आज तक चली आ रही है और हमारे स्टूडेंट सीख रहे हैं। और मैं इस बात पर भी बहुत जोर देती हूँ कि आप भी जब कभी किसी को सिखाएंगे तो उसको उस बंदिश की पूरी बात बताएं कि ये कहाँ से है, क्या है, और ईमानदारी रखें। इतना ये नहीं कि ये बंदिश मैंने बना ली, ये नहीं होना चाहिए। ये बंदिश कहाँ से आ रही है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आप दें। मैं हमेशा सिखाते समय अपने को एक बीच की कड़ी के रूप में देखती हूँ, जहाँ से मैंने सीखा है और जहाँ मैं आगे पास ऑन कर रही हूँ इस लेगेसी को। और बच्चों को ये समझाने का भी मेरा प्रयास होता है कि हमारी जो हम कथक सीख रहे हैं, हम एक कला सीख रहे हैं, नृत्य परंपरा के हम संवाहक हैं, निर्वाहक हैं, इस परंपरा को संजो रहे हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलती ना हो हमसे, और हमें अपने पर प्राउड फील होना चाहिए कि हम ये कोई छोटा काम नहीं कर रहे कि हम कहीं भी जाकर के नृत्य कर रहे हैं। हम एक बहुत बड़ी परंपरा है जिसके हम रक्षक हैं और हम आगे इस चीज को ले जाएंगे, और इस चीज के लिए सचेत होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी अंड-बंड कर रहे हैं, अंड-बंड बोल रहे हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम नायक हैं, जैसे धीरोदात्त है राम, धीरोदत्त रावण, धीर ललित कृष्ण और धीर प्रशांत सुदामा या बुद्ध चरित या उदयन, या नहीं उदयन तो धीर ललित है। तो इस तरह से अगर नायक है तो उसी का चरित्र हमको सोचना पड़ेगा और सोच करके फिर निर्वाह करना पड़ेगा। राम रावण की तरह नहीं दिख सकता और रावण राम की तरह नहीं दिख सकता। ऐसे ही नायिकाएं हैं, सीता है स्वकीय नायिका है। अब स्वकीय नायिका के अपने चरित्र है, वो बहुत ही शालीन व्यक्तित्व है, लेकिन राधा चंचला है। राधा जो है वो बड़ा उनका छेड़छाड़ वाला वो है, और फिर मुग्धा नायिका है, उनकी उम्र कम है जब कृष्ण के साथ वो छेड़छाड़ चल रही है और वो मटकी फोड़ रहे हैं, तो उसकी जो एक्ट होगा वो अलग होगा। आंखें नचाने का ढंग या स्माइल तक, एक जो मुस्कान है, हमारे नाट्य शास्त्र में तो स्मित के भी भेद है कि कितना आप हंसेंगे, 6 भेद हैं उसके, मुस्कान के, स्मित के, कि कम स्मित, जो जितने भी देव पुरुष है वो बहुत हल्की, बस इतना स्मित रखते हैं। फिर रावण है वो अट्टहास करेंगे, हा 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 हा, पूरा मुंह खोल के। तो उसका जब चिंतन आप करेंगे कि कौन सा नायक कर रहे हैं, नायिका कर रहे हैं, किस चीज को कैसे बरत रहे हैं, ये आना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों पर मैं क्लास में बहुत जोर देती हूँ। नियमित रूप से अभ्यास पर भी जोर देती हूँ कि उसको करेंगे नहीं तो नहीं आएगा। और विशेष रूप से मुझे लगता है विद्यार्थी जीवन में जो की गई प्रैक्टिस होती है, तो वो कहते हैं ना कि एक बार बीज बो देता है और फिर खेती काटता है। तो अगर बीज अच्छा बो दिया जाए तो खेती अच्छी फिर लहलहाती है और बहुत समय तक वो आपका साथ भी देती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। फिर इसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी कलाएं हैं उनको भी पढ़ते रहना चाहिए, चीजों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमारे यहाँ निरर्थक नहीं है। अरे हम लोग के यहाँ तो आपको बताऊं मैं, बामायनापरन है। बामायनापरन का अर्थ होता है जिसके शब्द तो निरर्थक है, जैसे ता, तिट, कत, दन, द्रग, दिन। अब देखिए इन शब्द के क्या अर्थ है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर इनको हम जोड़कर एक रचना बना देते हैं, और हमारे गुरुओं ने ये काम किया है, बामायनापरन इसको कहते हैं। और देखिए बहुत सुंदर रचना है ये। इसमें राधा जो है वो कृष्ण को जप रही है, कैसे? तत् तिट कृत राधा, दिन दिन नट कृत ध्यान धरत, कृतत कृत कृतत दिन जात तिन द्रगन, द्रग नव से राधा राधा राधा। तत् तिट कृत राधा, राधा क्या कर रही है? तट पर बैठी हुई। तत् तिट कृत राधा, दिन दिन नट कृत ध्यान धरत, वो बैठी हुई है तट पर और जो नटवर नागर कृष्ण है उनका ध्यान धर रही है। तत्तिट कृत राधा, दिन दिन नटकृत ध्यान धरत, कृतत कृत कृतत, धन्य हो रही है उनका नाम जपते हुए, कृत कृत हुई जा रही है, कृत कृत। और फिर जो पूरा दिन बीत जा रहा है, कैसे? दिन तत्तिट कृत राधा, दिन दिन नटकृत ध्यान धरत, कृतत कृत कृतत, दिन जात तिन द्रगन, द्रग 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 नव से राधा राधा राधा। अब जो दिन चला गया पूरा का पूरा,
किसके ध्यान में? कृष्ण के ध्यान में। लेकिन वो जो प्रेम है राधा और कृष्ण का एक ही डोर से बंधा हुआ है, लेकिन कृष्ण का भी पूरा दिन किसमें बीता? राधा को स्मरण करते हुए उनके नेत्र ढूंढ रहे, द्रगन द्रग 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 नव से राधा राधा, उनके नेत्र ढूंढ रहे राधा कहाँ है, राधा कहाँ है और राधा कहाँ है। इतनी सुंदर रचना है ये, जिसका आध्यात्मिक आप अगर स्वरूप देखें तो घंटों इस पर बात हो सकती है, और शब्द देखें तो मुट्ठी भर है एक आवर्तन के, लेकिन कैसी सुंदर रचना है। और इसको जब हम लोग करते हैं तो ना कोई पैर से तड़पड़ तड़पड़ बोल निकालते हैं, ना बहुत ज्यादा चक्कर लगाते हैं, ना वायु वेग से घूमते हैं, लेकिन सारी बात कह देते हैं। तत्तित कृत राधा दिन दिन नट कृत ध्यान धरत कृत 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 दिन जात तिन द्रगन द्रग 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 नव से राधा राधा राधा। बहुत सुंदर रचना है। ऐसी अनेक रचनाएं हैं जो हम लोगों के उसमें मिलती हैं, शास्त्रों में मिलती है। और इसी तरह से एक पंडित लच्छू महाराज जी का कवित्व है, तिस्र जाति में है और कृष्ण पर है, वो उसके भी बड़े गूढ़ अर्थ है। मैं जब भी अपनी कक्षा में सिखाती हूँ तो सबसे पहले ये किसकी रचना है, किस घराने की है, और फिर उसका अर्थ क्या है, इस पर मैं बहुत जोर देती हूँ, ताकि बच्चे वो चिंतन कर सके, वो सोच उनमें डेवलप हो सके कि इन गुरुओं ने ये कैसे लिखा होगा, कितना डूबे होंगे वो नृत्य जगत के बोलों के साथ, डूबे ही रहते होंगे दिन भर, तब जाके कुछ बात निकल आती है या कुछ कहा जा सकता है। नाचत गोपाल लाल तक दिगित घिगितड़ान, जो गोपाल है वो नाच रहे हैं, कैसे? तक दिगित घिगितड़ान राधिका मुस्कान आन धागट धुमकित घिन नड़ान, राधा मुस्कुराती हुई आ रही है, कैसे? धागट धुमकित घिन नड़ान मुरलीधर अधर लीन सांवरे ने एक तान, मुरलीधर जो ने अपने होठों पर रखी हुई बांसुरी से एक तान ली, मुरलीधर अधर लीन सांवरे ने एक तान। जब कृष्ण ने तान ली तो राधिका ने क्या किया? राधिका ने नृत्य कियो मार के कटाक्ष बाण, तो अपनी नैनों के तिरछे बाणों को मारकर उसने नृत्य किया। मुरलीधर अधर लीन सांवरे ने एक तान, राधिका ने नृत्य कियो मार के कटाक्ष बाण। दिन 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 जात जात तट 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 यमुना तट, पूरा दिन चला जाता है किस काम में? यमुना के तट पर पूरा दिन यही काम में निकल जाता है कि गोपाल नाच रहे हैं और वो राधा मुस्कुरा रही हैं और कटाक्ष बाण चला रही हैं। दिन 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 जात जात तट 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 यमुना तट द्रगन द्रगन नीर जात, आंखों से आंसू झर रहे हैं, किसके और क्यों झर रहे हैं? देखिए इसका गूढ़ अर्थ देखिए कितना सुंदर है। ये जो दृश्य है इसको देखकर कि यमुना के तट पे कृष्ण की अधरों पर मुरली की तान है और राधिका नृत्य कर रही है। दिन 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 जात जात तट 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 यमुना तट द्रगन द्रगन नीर जात कुंज कुंज भटक भटक धिक 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 गोपिन को धिक 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 ग्वालन को। धन्य है वो गोप और ग्वाल जो कुंज कुंज में भटकते हैं, किसके लिए? उन राधा और कृष्ण के लिए। धिक 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 गोपिन को धिक 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 ग्वालन को, निरखे हैं जिनके नयन गोवर्धन धारी को, जिनकी आंखों से नीर झर रहा है, और धन्य है वो नयन जो किसको देख रहे हैं? गोवर्धन धारी को। धन 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 भाग उनके हैं, धन 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 भाग उनके हैं, धन 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 भाग उनके। क्या रचना है, कितने सुंदर शब्द है, कितना सुंदर छंद है। अब अगर हम अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बताएंगे, इसकी महत्व नहीं बताएंगे, तो फिर हमारे होने का क्या फायदा है? और उनको मैं तो अभी तक तो बराबर कोई भी कक्षा मेरी ऐसी नहीं होती है जिसके लिए मैं इन चीजों पर जोर ना दूं या ना बताऊं। और फिर रियाज तो हमारे यहाँ कथक की जान है, वो तो करना ही पड़ेगा, वो नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है। तो यही सब चीजें हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को सचेत भी होना चाहिए एक अच्छा कुशल नर्तक बनने के लिए। महोदया, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि आपके लिए कथक का सबसे बड़ा उपहार क्या रहा है? ये जीवन जी। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि इतना सुंदर जीवन मुझे मिला है एक नृत्यकार के रूप में, और ईश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, विशेष रूप से तब जब किसी भी मंदिर में या किसी ऐसे मंच पर मेरा कार्यक्रम होता है जिसका मैंने सिर्फ सपना देखा होता है। जैसे कि अभी खजुराहो में हम लोगों ने नृत्य किया, वहां नृत्य करके बस क्या अनुभूति हुई जिसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। ऐसे कई मंच मिले, ईश्वर की बहुत कृपा है। बस यही सबसे बड़ा उपहार है कि मैं नृत्य करती रहूं और अपनी इस कला को और अपनी भावी पीढ़ी को देती रहूं।
महोदय, आज की बदलती सांस्कृतिक दृष्टि में कथक और पारंपरिक कला के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? सबसे बड़ी चुनौती इस समय मोबाइल है जी। और रीलें हैं। हम लोग जब नृत्य सीखते थे तब हम लोग को क्लास में जब जाते थे तो सूट पहना होता था, दुपट्टा बांधा होता था, बाल हमारे बंधे होते थे, घड़ी हमको उतारनी होती थी। मतलब कुछ हम कोई बहुत ज्वेलरी नहीं पहने होते थे, ना ही बहुत बड़े बड़े कोई झुमके या इस तरह की चीज हमने पहनी होती थी, ना ही हम लोग कोई बहुत मेकअप करते थे। हमारा सारा ध्यान होता था हमारे गुरु द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कि आप सादे रूप में रहें और आप मेहनत पूरी करें। जी। आज भी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टूडेंट्स को नहीं कहते, पर कुछ जगह पर लगता है कि हमारी सीमाएं सीमित हो जाती हैं। हमारे जो गुरु थे उनकी सीमाएं सीमित नहीं थी। जी। हम लोगों ने इतना स्कोप दे रखा था अपने गुरु को कि उनकी हर बात हमारे लिए लकीर होती थी। लेकिन मैं कोई शिकायत नहीं कर रही आज की पीढ़ी से, आज के बच्चों से, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं हम ही लोग सिमट जाते हैं कि आज का जो दौर चल रहा है, जो माहौल है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती रील है। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये जरूर गुजारिश करना चाहूंगी, जो भी कथक से जुड़ा है, जो भी साधक है, उसका शिष्य है, कथक करता है, उसको चाहिए कि कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखें। विशेष रूप से आप चप्पल पहने होते हैं, जीन्स पहने होते हैं और किसी भी मंदिर में आप कथक का पोज ऐसे बना के खड़े हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये इसका कारण है इसलिए क्योंकि आप कथक को प्रेम करते हैं, आप अंदर से कथक को जी रहे हैं। अगर आप जी रहे हैं तो आप कैसे चप्पल पहन करके किसी कृष्ण मूर्ति के सामने या नटराज मूर्ति के सामने खड़े हो जाएंगे और कोई भी पोज बना लेंगे। तो ये मुझे देखकर सबसे ज्यादा कष्ट होता है और भावी पीढ़ी के आगे मुझे लगता है ये चुनौती है, क्योंकि जब वो ऐसा करेंगे तो वो अपनी भावी पीढ़ी को क्या देंगे। तो इसके लिए उन्हें खुद को संयमित करना होगा कि वो बाल खोल करके नृत्य ना करें। बाल खोल करके मुझे याद है कि जब कोई सुपर्णखा का पात्र या मंथरा का पात्र हम लोग करते थे नृत्य के समय, तब बाल खोले जाते थे। या कैकेयी को भवन पे चली जाए तो अब तो सभी जनों को मैं मैक्सिमम देखती हूँ कि वो बाल खोल करके और चक्कर लेते हैं। तो संयम बहुत जरूरी है आपके नृत्य में। कथक के लिए मैं बात कर रही हूँ, भरतनाट्यम में मुझे इस तरह से नहीं दिखता, या अन्य नृत्य शैलियों में वो लोग अपनी सारी प्रैक्टिस में होते हैं और बालों को बंधा हुआ जूड़ा या उसमें फूल लगे हुए बहुत संयमित रूप से वो अपने नृत्य को अपने माध्यम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो फिर कथक वाले विद्यार्थियों को भी चाहिए कि वो इन चीजों पर बहुत ध्यान दें, सचेत हों, अपनी नजरों को उलट करके खुद को देखें, जरूर देखें और इस तरह की चीजें, गतिविधियों पर रोक लगाएं तो कथक की गरिमा को वो और ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। ऊंची तो है ही है, कथक एक कला है बहुत बड़ी, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को इस ओर संयमित होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा युवाओं के लिए कि जो युवा आज कथक या पारंपरिक कला में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ चीजें हैं जो सभी लोग कहते हैं, मैं भी उन्हीं को दोहराऊंगी। थोड़ा तो धैर्य चाहिए, क्योंकि डॉक्टरी आप 5 साल में MBBS करके डॉक्टर बन जाते हैं और कमाने लगते हैं, लेकिन 5 साल में तो हमारे हाथ पैर रखने का में ही समय निकल जाता है। कम से कम 12 साल की शिक्षा कहते हैं कि नृत्य में बहुत जरूरी है। 12 साल के बाद आप निष्णात होते हैं कि अब आप मंच प्रदर्शन करें या आप किसी को सिखाने योग्य हो। तो और आज के समय में सबको जीविकोपार्जन चाहिए, सभी को चाहिए, तो इसमें धैर्य की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत होती है। और भटके नहीं, कोई भी नई चीज देख करके लुभावनी तो लगती है, जैसे कि रंगों के बाद फ्लोरेसेंट कलर्स आए, तो एक चमकीला नीला रंग, गुलाबी रंग, हरा रंग, वो देख के आंखों को तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत दूर तक वो साथ नहीं चलते। ऐसी बहुत सारे भटकाव वाली चीजें हैं, तो संयम बरतना चाहिए। अच्छे गुरु की तलाश करें, अच्छे गुरु के साथ जुड़े और जुड़े, मन से जुड़े, हर तरह से जुड़े, क्योंकि आप जब भरोसा करेंगे अपने गुरु पर समर्पण भाव से कि नहीं ये मुझे जो भी बताएंगे ये अच्छा बताएंगे, ये भरोसा अगर आपने अपने अंदर पैदा कर लिया तो आप नंगे पैर पूरी गंगा नदी पार कर सकते हैं। मैंने बहुत पहले ये कथा सुनी थी कि विश्वास और भरोसा जो है वो आपको नाव की जरूरत नहीं होती है, पानी पर आप नंगे पैर चले जाते हैं और आप नदी पार कर लेते हैं। तो जो अपने गुरु के प्रति भरोसा है उसको दृढ़ रखें, उसको सुदृढ़ बनाएं, यही मेरा आपसे अनुरोध है। मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा महोदय कि काशी की आत्मा को एक कलाकार की दृष्टिकोण से यदि
शब्दों में आपको बयां करना हो तो आप कैसे करेंगे? विचित्र किंतु सत्य। काशी जो है वो विचित्र है लेकिन सत्य है। मैं एक कलाकार की दृष्टि से ऐसे ही इसको बयां करूंगी। और एक मुझे याद है मेरा प्रोडक्शन था सुबह बनारस शाम अवध। क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ तो शाम अवध तो मैंने बहुत देखी थी और लगभग 20 वर्ष मुझे काशी में हो गए। तो सुबह बनारस का भी एक अलग आनंद है। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने एक पूरी नृत्य नाटिका के थ्रू उतारा था, जिसमें सुबह बनारस में मंदिरों के कथक को दिखाया था और शाम अवध में दरबारी कथक को। उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेकर के ये कार्यक्रम बनाया था, जिसको हम लोगों ने कई शहरों में किया। बनारस में तो किया ही, लखनऊ में किया और इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति में भी किया था और कई जगह, जिसको बहुत पसंद किया लोगों ने। महोदय, आपके पास समय का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी मेरे एक बार कहने मात्र से ही आपने जो अपना मुझे सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार करता हूं। और जिस तरीके से आप काशी में रह करके कथक के माध्यम से अपनी सेवा दे रही हैं, तो उसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब कथक की बात होती है तो मेरे पास अभाव नहीं होता, भाव होता है। तो बस उसी भाव के चलते मुझे बहुत अच्छा लगा बात करना आपसे और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को भी हमारी बातचीत अच्छी लगेगी। और अगर मेरी इस बातचीत से किसी को कोई आहत होता है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ अच्छा इसमें से आपको मिलेगा तो भी मुझे बहुत हर्ष होगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको साधुवाद।